तो हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता संध्या के बाद कविता को पढ़ रहे हैं। इनमें इस कविता के अंदर कुल 16 अंतरा है, उनमें से 4 हमने पढ़ लिया है। आज हम 5वां अंतरा पढ़ेंगे। संध्या के बाद कविता पंत जी के ग्राम्य नामक ग्रंथ से लिया गया है और इस ग्रंथ का प्रकाशन है वो 1940 में हुआ है। ग्राम्य ग्रंथ के अंदर कवि पंत जी ने भारत के ग्रामीण जीवन की सामाजिक संस्कृति का वर्णन किया गया है। यह छायावादी रचना है, इसके अंदर प्रगतिवादी झलक है। कवि पंत जी का रचना काल का द्वितीय स्टेप, सेकंड स्टेप जो प्रगतिवादी रचना काल होता है, उनमें पंत जी पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। पहला उनका कालखंड होता है छायावाद का और उनके बाद में ये प्रगतिवादी रचनाएं करते हैं। तो ग्राम्य जो ग्रंथ है इसके अंदर कवि पंत जी का प्रगतिवादी दर्शन झलकता है और इस ग्रंथ के अंदर ग्रामीण जीवन की संस्कृति का यथार्थ चित्रण पंत जी ने ग्राम्य जीवन के अंदर, ग्राम्य ग्रंथ के अंदर किया है। तो हम 5 पद पढ़ेंगे। 5 पद के अंदर क्या होता है? संध्या के बाद में गांव के लोग घर लौट रहे हैं और पंत जी ने उनका सुंदर शब्द चित्रण में वर्णन किया है। खग लोटे खग गाये घर लोटी, लोटे कृषक श्रांत सतल डग घर। कवि पंत जी कहते हैं कि गांव के लोग खेतों में काम करने के लिए बाहर गए हैं और पक्षी भी अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए बाहर गए हैं। गोधन है वो भी खेतों में चरने के लिए गए हैं और वापस अब वो लौट रहे हैं। तो लोटे खग यानी पक्षी भी लौट गए हैं। गाये घर लोटी, गोधन है, गाय है, इनके साथ में जितने भी पशु है वो भी घर की तरफ आए हैं। लोटे कृषक श्रांत, लोटे लौट गए, कृषक यानी किसान, खेतों में काम करने के लिए किसान गए हैं, वो भी लौट गए हैं, लेकिन वो कैसे है? श्रांत है। श्रांत का मतलब होता है थका हुआ, थके हुए है। सलत डग धर, और थके हुए किसानों के कदम शिथिल पड़ गए हैं, थके हुए कदम है और वो धीरे धीरे कदम अपने घर की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। छिपे ग्रहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। अब लोग घर के अंदर बैठे हैं और प्रकाश है वो म्लान हो गया है, फीका पड़ गया है और अब छाया भी है वो भी क्या हो गई है? लोगों की छाया वो भी क्या अगोचर हो गई है, अर्थात अदृश्य हो गई है। सूर्य अस्त हो गया है तो छाया भी है वो भी अदृश्य हो गई है। लोट पैंट के व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर। लौट रहे पेट, पेट का मतलब होता है साप्ताहिक हाट बाजार। उनके जो सेठ लोग हैं, जो हाट बाजार पे काम करने वाले व्यवसायी है, वो भी क्या कर रहे हैं? अब घर की तरफ लौट रहे हैं और वो लौट रहे हैं नाव में चढ़ करके। नदी को पार करने के लिए नाव होती है, नाव में चढ़ करके वो लौट रहे हैं और उनके बाद में नदी को पार करने के बाद में वो लोग ऊंट है, घोड़ों के संग बैठ जाते हैं, रथ में बैठ जाते हैं या घोड़ों पर बैठ जाते हैं, ऊंटों पर बैठ जाते हैं और अब ऊंट गाड़ियों पर वो खाली बोरे होते हैं, सामान तो बेच दिया, खाली बोरों पर बैठे बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर, अर्थात हुक्का भर करके वापस में चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये 5 पद के अंदर कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि पशु पक्षी घर लौट गए, थके हुए किसान भी घर लौट गए हैं और अब सूर्य अस्त की तरफ है तो छाया होती वो भी अदृश्य हो गई है और साप्ताहिक हाट बाजार के जो व्यवसायी लोग हैं वो भी घर आ रहे हैं, नाव को पार करके जा रहे हैं और अब उनके बोरे सामान वगैरह खाली हो गए तो खाली बोरों पर बैठे बैठे हुक्का भर रहे हैं। अगला 6ठा पद है। इस पद के अंदर कवि पंत जी ने
सर्दियों की संध्या का वर्णन किया है। सर्दी ऋतु के अंदर संध्या कैसी होती है उनका वर्णन शब्द चित्रों के माध्यम से किया गया है। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशी छाया गहरी। जाड़ो यानी ठंड के अंदर, सूनी सुन सुनी, द्वाबा में, द्वाबा यानी दोहरी चमक वाली, संध्या का प्रकाश दोहरी चमक वाला। झूल रही है निशी छाया गहरी, वो निशी यानी रात की छाया गहरी गहरी छाया झूल रही है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तट तरु लहरी। डूब रहे अर्थात अस्त हो रहे निष्प्रबल बिना चमक के विषाद निराशा में। कौन? खेत बाग ग्रह यानी घर, तरु यानी पेड़, तट और लहरी यानी नदी की लहर। अब जो खेत के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं गाड़ीवान, वो घर जा रहे हैं तो विरह गाते गाड़ी वाले, अर्थात गाड़ी वाले जो लोग हैं वो विरह के गीत गाते, विरहा गाते, विरह के गीत गा रही है और साथ साथ में भूखे भूख कर लड़ते कुकर, अर्थात साथ साथ में भूख भूख कर कुकर यानी कुत्ते झगड़ रहे हैं। हुआ हुआ करते सियार देते विषण निशा बेला का स्वर। हुआ हुआ करते सियार, सियार भी हुकू हुकू करके रो रहे हैं और वो है एक ऐसा स्वर दे रहे हैं जो विषण है। विषण का मतलब होता है दुख का स्वर दे रहे हैं। तो इन स्वरों में दुखी रात को भी मानो सहानुभूति की भावना मिल रही है। तो यह था अपना छठा पद। अब आता है सातवां पद। सातवें पद के अंदर होता है रात्रि के प्रथम प्रहर का वर्णन पंत जी ने किया है। क्या लिखा है कि माली की मंडई से उठ, माली यानी माली की मंडई, मंडई का मतलब झोंपड़ी, झोंपड़ी में उठ नब के नीचे नबसी धुमाली, अर्थात माली होते हैं जो गार्डनर बगीचों में काम करते हैं, उनकी झोंपड़ी के अंदर क्या होता है, वो माली प्रकाश कर रहा है, रोशनी कर रहा है, या कोई भोजन वगैरह पका रहा है तो उसे धुआं निकल रहा है। नब के नीचे नबशी धुमाली, धुमाली का मतलब होता है धुएं जैसी, आकाश के नीचे ऐसे उड़ रही है, धुएं जैसी लग रही है। मंद पवन में तिरती रेशम, नीली रेशम की सी हल्की जाली, वो ऐसा लग रहा है जैसे मंद पवन में, मंद धीमी धीमी पवन हवा के अंदर तिरती तैर रही है नीली रेशम की सी हल्की जाली, अर्थात नीली आकाश के अंदर नीली रेशम के समान वो धुमाली ऐसे लग रही है, जाली जैसी हल्की हल्की लग रही है। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, गांव कस्बे के अंदर व्यापारी लोग होते हैं, वहां पे शाम के समय बत्ती जला लेते हैं, अर्थात चिमनी वगैरह होती है, डबरी वो जला लेते हैं, और कस्बे के व्यापारी है वो शाम के समय बैठे हैं। मौन मंद आभा में, मौन मंद यानी चुप खामोश, मंद यानी हल्की सी, आभा में यानी चमक के अंदर, हिम की ऊंग रही लंबी अंधियारी। अब क्या होता है, रात्रि का प्रथम प्रहर पूरा हो रहा है और अब जो उनकी आभा है, चमक है, वो मंद मंद हो रही है और वो ऐसी लग रही है जैसे कोई हिम की है, बर्फ की, और आलसी के अंदर वो उग रही है। तो ऐसे लग रहा है उनकी चमक है जो हिम का प्रसार आलसी में ऊंग रहा है। अब आता है अगला आठवां पद। आठवां पद के अंदर क्या होता है, बस्ती के अंदर लोग रहते हैं और उन लोगों के बारे में वर्णन किया है। क्या किया है, धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी, कर कम करती उजियाला। ग्रामीण संस्कृति है, गांव के अंदर लोग झोंपड़ों में रहते हैं, कच्चे मिट्टी के मकानों में रहते हैं, वहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे शाम के समय रोशनी करने की जो व्यवस्था है, प्रकाश करने की जो व्यवस्था है, वो ढबरी है। ढबरी का मतलब होता है मिट्टी का तेल डाल करके छोटी सी वो
मसाल बनाते हैं उसको बोलते हैं ढबरी, जिसको हम हमारी भाषा में चिमनी कहते हैं। गांव के अंदर छोटी सी चिमनी होती है, केरोसिन डाल करके उसके अंदर वो धुआं अधिक देती है, धुआं अधिक देती है। टिन की ढबरी कम करती उजियाला, उजियाला भी वो कम करती है और धुआं अधिक देती है। मन में कड़ अवसाद श्रांति, आंखों के आगे बुनती जाला। अवसाद का मतलब दुख, श्रांति का मतलब होता है थकान। ताक ऐसे लग रही है हमें कि वो दुखी है, श्रांति थकी हुई है और अपनी आंखों के आगे ऐसा जाल बुन रही है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने। छोटी सी बस्ती है और उस बस्ती के अंदर व्यापारी लोग हैं, उनके भी लेन देन के कोई लंबा मामला, लंबा चौड़ा मामला नहीं है, लंबी चौड़ी बही नहीं है, कम लोग ग्राहक है और वो उनके लेन देन के सपने भी है, वो भी थोते हैं। तो लेन देन के थोते सपने यहाँ पे परिकरा लगा रहे। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घेर दुख सुख दुख अपने। अब दीपक का मंडल होता है, वहां से मिलकर के और वो सुख दुख के जो अपने सुख दुख होता है उनका वो बारे में बातचीत करते रहते हैं। तो ये अपने 8 पद अभी कंप्लीट हुए हैं। तो कविपंथ इसके अंदर जो भाषा है वो खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है और ग्रामीण संस्कृति का इसके अंदर वर्णन किया गया है। और अगले 2 वीडियो के अंदर हम इनका 90 पद से लेकर के 4 पद और उसके बाद 4 पद और पढ़ेंगे। तो यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप इन वीडियो को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम, अन्य जो भी ऐप है आपके पास में सोशल मीडिया के, उनसे आप शेयर कीजिए। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं।